नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 14 की मुगल कालीन समाज एवं संस्कृति। बच्चों, हमने अभी तक देखा हुआ था कि इस मुगल काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, किस तरह से उन्होंने धर्म में जो है कि अपने इस्लाम धर्म का प्रचार किया और हिंदू धर्म, सिख धर्म और अन्य जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उनके साथ इनका क्या संबंध था, कैसे इनसे इन्होंने जो है कि अपने आप को जो है कि अपने से बेहतर करने की कोशिश की या उन्हें जो है संरक्षण प्रदान किया। सांस्कृतिक समन्वय आप देखते हैं, सांस्कृतिक समन्वय में हमने बताया था कि खान पान हुआ, पोशाक हुआ, स्थापत्य कला हुआ, इन सब में जो है कि जो सांस्कृतिक विविधता थी उसमें जो है कि समन्वय करके एक हिंदू और इस्लामी संस्कृति का जन्म दिया। तो इस तरह से देखेंगे कि आप स्थापत्य कला को हमने देखा। इसके बाद आगे हमने देखा जो है कि चित्रकला को भी देखा कि चित्रकला किस तरह से बेहतर जो है कि हिंदुस्तानी शैली और इस्लामी शैली के मिश्रण से बनी। फिर आप आगे देखते हैं बच्चों संगीत जो है कि तानसेन जो सबसे बड़ा जो है गायकार मुगल काल का था। इसके बाद साहित्य के क्षेत्र में आप देखते हैं कि जो है कि फारसी साहित्य भी बहुत अच्छे लिखे गए और इसके बाद हिंदी के साहित्य भी बहुत अच्छे लिखे गए। फिर जो है कि स्थानीय भाषा में जैसे अवधी में रामायण लिखी गई, इन सब का जो है कि फिर ब्रज भाषा में जो है सूरदास ने जो है कि बहुत सारे साहित्य की रचना की। तो ये सब क्या हुए कि मतलब ये साहित्य के क्षेत्र में भी जो है कि मुगल साम्राज्य था उसने अपनी उन्नति की। इसके बाद व्यापार, हमने यातायात देखा था कि यातायात कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे या अपने सामान को लेकर कैसे जाते थे, उसके बारे में देखा। व्यापार है कि हम लोग कुछ वस्तुएं अपने देश की जो बहुत अच्छी बनी होती थी उसे दूसरे देश ले जाते थे और दूसरे देश से जो अच्छी वस्तुएं थी जो सस्ती मिल जाती थी उसे भारत में मंगा लेते थे। कुछ वस्तुएं जो हमारे यहाँ नहीं उत्पादित होती उसको भी भारत मंगा लेता था। तो इस तरह से जो है कि व्यापार वाणिज्य चल रहा था। अब बच्चों, हम अपने टॉपिक में अगला टॉपिक आज हम देखने वाले हैं मुगल काल मूल्यांकन कि इसका मूल्यांकन करेंगे हम। संस्कृति, मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कि बच्चों, हमने बताया था कि सामाजिक समन्वय इसलिए किया कि हिंदू मुस्लिम में जो सामाजिक विविधता थी या जो उसमें जो एक दरार थी उसको जो है कि मुगल शासकों ने पाटने की कोशिश की। उन्होंने देखेंगे कि आप तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये था कि वो ये मानते थे कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की प्रजा है वो दोनों क्या है, समान रूप से है। फिर वो सांस्कृतिक समन्वय मतलब आप देखेंगे कि बहुत सारे स्थापत्य कला जो गुजराती शैली हुआ या राजस्थानी शैली हुआ उसको जो है कि स्थापत्य में अपने में ये मुगल शासकों ने अपने स्थापत्य या भवनों के निर्माण में जो है कि प्रयोग किए। इसके बाद संगीत में आप देखेंगे कि जो भारतीय संगीत था उसको अपनाया इन्होंने, क्योंकि इस्लाम में संगीत वर्जित है जबकि संगीत को इन्होंने बढ़ावा दिया। तो ऐसे आप देखेंगे, कहने का आशा ये है कि सांस्कृतिक समन्वय भी स्थापित किया। फिर इसके बाद पहनावा आप देखेंगे। फिर पूजा पद्धति आप जानते हैं कि जोधाबाई जब जो है कि जब अकबर से शादी हुई तो जोधाबाई जो है कि कृष्ण की पूजा मतलब अपने सभी देवताओं की पूजा पाठ करती थी, जिसमें अकबर भी खूब भाग लेता था। तो कहने का आशा ये हुआ कि वो संस्कृत के स्तर पर भी वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। फिर इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। देखिए बच्चों, हमने भक्ति आंदोलन के बहुत सारे संतों का नाम आप जानते हैं, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती। इन सब ने क्या किया कि इनका कहना था कि ईश्वर एक है और सभी मनुष्य जो है ईश्वर की संतान है। अगर ईश्वर की संतान है तो सभी मनुष्य समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन नहीं है, सब क्या है, एक समान है। तो इन संदेश ने भी जो है कि समाज को, संस्कृति को प्रभावित किया। सूफी संतों ने मानव को शांति एवं भाईचारे का संदेश दिया। इसने हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए, इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह प्रमुख थे। मतलब ये बच्चों सूफी संत थे जिन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता का बल दिया, ऊंच नीच की दरार को पाटने का काम किया, बहुत सारे सामाजिक धार्मिक सुधार किए, कुरीतियों का विरोध किया। तो ये सब इन्होंने जो है कि अपने समाज में क्या है
सुधार का कार्य किया। इस काल के भक्ति संतों में सर्वप्रमुख गुरु नानक थे। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। सत्संग मतलब एक दूसरे से चर्चा पर चर्चा करना। नानक ने जाति भेदभाव तथा बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। बच्चों, ये जाति भेदभाव मतलब जैसे आज हमारे यहाँ बोलते हैं हरिजन है या जो है मुसहर है या और कोई नीची जाति के लोग हैं, तो ऊंची जाति के लोग जैसे ठाकुर है, ब्राह्मण, वो पानी अपने यहाँ नहीं पीने देते हैं, आज भी चलता है। तो ये गुरु नानक जी का संदेश था कि ईश्वर जो है एक है, और अगर ईश्वर एक है तो क्या है कि सभी ईश्वर की संतान है। इसलिए सभी मनुष्य को एक समान एक जो है संग में रहना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताया कि अगर एक जो है कि गाय की पूजा हो सकती है या पत्थर की पूजा हो सकती है, तो मानवता के लिए भी सभी को जो है सभी की सेवा की जानी चाहिए। तो इसी तरह से उन्होंने आप देखेंगे कि लंगर व्यवस्था भी चलाया। फिर बाह्य आडंबर जैसे यज्ञ हो गया, कर्मकांड हो गया, इन सब का इन्होंने विरोध किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, दादू दयाल, रज्जब तथा चैतन्य महाप्रभु आदि भक्त संत हुए। इसी काल में चैतन्य, कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। बच्चों, आप देखेंगे कि कबीर दास को तो जानते ही हैं कि उसी बनारस के घाट से बैठकर वो जो है हिंदू को भी उतना ही जो है कि आलोचना करते हैं जितनी वो इस्लाम की आलोचना करते हैं। और जो इनके जो बाह्य आडंबर थे उनको इस तरह से ध्वस्त करते हैं, कहते हैं कि काकर पाछर जोर के महदित लई बनाए, ताचल मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। फिर हिंदुओं पर वो प्रहार करते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले, तुम्हें पूजू पहाड़, ताते भली तो चाकिया, पी से खाए संसार। तो कहने का आशा ये है कि इन सब ने जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया कि आप जो है कि अलग अलग नहीं है, एक हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा कि इन्होंने प्रेम की भाषा बोली कि प्रेम जो है, प्रेम ही मानवता का जो है सार है, और प्रेम के माध्यम से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, प्रेम के माध्यम से आप मानवता को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब का इन सब ने संदेश दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे। अकबर ने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान दिया। देखिए बच्चों, हमने बताया था इबादत खाने का नाम हमने लिखा है। इबादत खाने में क्या करता था कि अकबर बहुत सारे जैसे जैन हो गए, बौद्ध हो गए, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, इन सभी जो धर्मावलंबी मतलब संत महात्मा थे, इनसे बैठकर चर्चा करता था कि आपके अच्छा बताइए कि आपके धर्म में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है। बौद्ध धर्म में बोलता था कि बौद्ध धर्म बताएं कि आपके जो है कि ग्रंथों में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है। तो इनसे वो चर्चा और परिचर्चा करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि अकबर जो है योग्यता के अनुसार, जो भी व्यक्ति योग्य है, जितना योग्य है, उसी के अनुसार उसे पद भी दिया जाता था। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है कि भाई आप जैसे जोधाबाई थी, उनको कहता था कि चलो ठीक है, आप जो है हिंदू रीति रिवाज से जो भी पद्धतियाँ हैं उनको मानिए। इसी प्रकार जब आप देखेंगे जहांगीर की शादी हुई तो मानबाई से हुई, उनसे भी जो है कि वो मानबाई से हुई, तो उनसे भी ये जो है कि सभी मूर्ति पूजा करना या सारी चीज़ें जो है वो करती थी, तो उनको सब स्वतंत्रता दी गई थी। इसके बाद जो है कि आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है शासक हुए, अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, इन सब ने, शाहजहाँ ने जो है मंदिरों के, मठों के निर्माण में या वहाँ पर जाया भी करते थे, तो दान भी दिया करते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो दरार थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करा के स्थानीय भाषा के साहित्य को संरक्षण देकर धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। बच्चों देखिए, असल में जैसे क्या होगा, साहित्य अगर जैसे अकबर के समय में आप देखिए, चाहे हुमायूं के समय में देखिए, चाहे आगे के जहांगीर के समय में देखिए, इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे संस्कृत के जो ग्रंथ थे उसका फारसी में अनुवाद किया।
फारसी में अनुवाद करने का आशय यही था कि जो हिंदुओं के बारे में जो भी ग्रंथ हैं उनके बारे में सब लोग पढ़ सकें और समझ सकें कि क्या इनमें जो है कि क्या नई चीज़ है या क्या ये मान्यताएं हैं, क्या रीति रिवाज है इनके, क्या पहनावा है, पोशाक है, ये सारा आपको कहाँ से मिलेगा? साहित्य से मिलेगा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी फारसी में अनुवाद किया गया हिंदू धर्म के ग्रंथों को। तो इससे क्या हुआ कि जो मुस्लिमों के मन में जो धारणा एक थी कि नहीं हिंदू मतलब हिंदू जो है कि हमसे अलग है, हमसे भिन्न है, तो वो धारणा इन सब चीज़ों से धीरे धीरे टूटने लगी। फिर आगे देखते हैं, सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों को बेहतर समझ पैदा की और यह बताया कि दोनों में कुछ समानताएं हैं। भाई सूफी संत आए, भक्ति आंदोलन के संत आए, तो उन्होंने ये बताया कि भाई आपके धर्म में भी सामाजिक असमानता है, हमारे धर्म में भी सामाजिक असमानता है, और स्त्रियों को हमारे भी धर्म में जो निम्न स्थान दिया जाता है आपके धर्म में दिया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि इन सब ने धार्मिक सामाजिक सुधार भी किया। इससे पारस्परिक सद्भाव सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। क्षेत्रीय भाषा में जैसे आप देखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की। फिर इसके बाद जो है कि आप देखेंगे कि तुलसीदास ने अवधी में रामायण लिख दी। ब्रज भाषा में जो है सूरदास ने साहित्य लहरी की रचना की। तो इस तरह से क्या हुआ कि इन सब ने स्थानीय भाषा का भी प्रयोग किया। और भाषा में जब भाई क्या होगा, जब साहित्य किसी भी भाषा का साहित्य में प्रयोग होने लगे तो भाषा अपने क्या चरम स्थिति पे पहुंच गई या सबसे उच्च स्थिति पे है। फिर आगे देखते हैं कि प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए तथा भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए थे। मुगल काल में भी बाहर से विदेशी धर्म प्रचारक भारत में आए। देखिए इस्लाम धर्म के प्रचारक भी आए, फिर ईसाई धर्म के प्रचारक भी आए, और भारत से बाहर भी बहुत सारे धर्म प्रचारक भेजे गए, जैसे बौद्धों के, इस्लाम के। तो इन सबको भारत से बाहर भी भेजा गया। तो इससे क्या हुआ कि एक दूसरे का धर्म के बारे में जानने का अवसर मिला और आदान प्रदान हुआ। तो इससे क्या हुआ कि धर्म में और भी सहिष्णुता बढ़ी। तकनीकी और प्रौद्योगिकी। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष ग्रहों व नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेर ए मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं द्वारा विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ये बच्चों आप देखेंगे कि वेधशाला, शेर मंडल जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी मुगलों ने काफ़ी अच्छा काम किया, वेधशाला का निर्माण करवा। जैसे मतलब वेधशाला जहाँ से बच्चों जो है खगोल शास्त्र के विषय में जानकारी आपको मिलती है। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही संवत नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई। तो मतलब देखिए बच्चों, जिस दिन उसका जो है शासनकाल शुरू हुआ था उसी दिन से ये माना जाता है एक नए कैलेंडर, नए जो है वर्ष, नए कैलेंडर की शुरुआत जिसे इलाही संवत कहा जाता है, उसकी शुरुआत भी अकबर ने की थी। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसलिए यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को संरक्षण और समर्थन भी दिया, परंतु वह राष्ट्र के विकास में नौसैनिक शक्ति की महत्ता को नहीं समझ सके। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। भारतीय कारीगर काफ़ी कुशल थे, लेकिन यांत्रिक क्षेत्र में यूरोपीय कारीगर उनसे आगे थे। बच्चों देखिए क्या हुआ कि बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं कि भले से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुगलों ने बहुत सारा जो है विकास किया, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ जो है नौसेना का और नावों का निर्माण करने में जो है वो पीछे रह गए। अगर वो नावों का निर्माण कर लेते, जहाज़ों का निर्माण करते, तो हो सकता है कि यूरोप की जो बाहरी कंपनियां भारत में आई और आकर भारत में शासन का संचालन करने लगे, तो ऐसा ना होता। क्योंकि भारत का जब अपना जहाजी बेड़ा होता तो यहाँ से वस्तुएं अपने जहाज़ पर लाद कर दूसरे देश में ले जाया जा सकता था। लेकिन क्या होगा कि जब भारत में जहाज़ नहीं था तो भारतीय जो व्यापारी थे वो यूरोप के
कंपनियों के जहाज़ों पर निर्भर हो गए। तो यूरोपीय कंपनी धीरे धीरे क्या हो गया कि उनसे पैसा लेती थी, फिर धीरे धीरे क्या किया कि उन्होंने उनके व्यापार पर ही कब्जा कर लिया। तो क्या होगा कि भारतीय व्यापारी जो है वो व्यापार से बाहर हो गए और यूरोपीय कंपनियों का भारत के व्यापार में अपना एक अधिकार हो गया और धीरे धीरे उन्होंने व्यापार पर अधिकार किया, फिर प्रशासन पर अधिकार कर लिया और पूरे धीरे धीरे भारत पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से नौसेना के क्षेत्र में भारत पिछड़ते चला गया और जो भी कुछ जहाज निर्माण हुआ था वो यूरोपीय जो कंपनियों के जहाज थे उसी के नकल पर बनाए गए थे। तो ये समस्या मुगल काल में थी। मुगल कालीन शासकों ने नौसैनिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया, जबकि यूरोपियन नौसैनिक क्षेत्र में मुगलों से अगड़े थे। यही कारण है बच्चों कि जब नौसेना में आप पिछड़ गए, थल सेना में आप कितने भी मजबूत थे, लेकिन नौसेना में यूरोपियों की कोई तुलना नहीं कर सकता था। वो कहीं भी जो है कि किसी को घेर कर उसका माल डुबो सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो इसलिए मुगलों की अधिक निर्भरता किस पर हो गई? अंग्रेज या यूरोपीय कंपनियों के जहाज़ों पर हो गई। एक बार बताया जाता है, एक बार क्या मतलब यहाँ तक कहा जाता है कि अकबर को भी अपने जहाज़ को अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में माल भेजना होता था तो उसके जहाज़ों को भी चुंगी देनी पड़ती थी, क्योंकि शाही कारखाने भी होते थे ना। तो इस तरह से ये समस्याएं थी। तोपखाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। मुगल सेना के पास भारी तोपें थी जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था। मतलब भाई तोपखाने के क्षेत्र में भाई तोपें तो थी, लेकिन बहुत भारी भरकम तोपें थी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता था। किले पे तो आप लगा सकते हैं या किले के आसपास लगा सकते हैं, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में अगर ले जाना हुआ तो वो नहीं ले जा सकते थे। तो ये समस्याएं थीं। फिर तथा उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोपखाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थी और बहुत अच्छी थी। तो कहने का आशय बच्चों ये है जो तोपखाने होते थे वो बहुत अच्छे तो थे, लेकिन क्या है कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन यही अब यूरोपीय जो तोपखाने थे वो हमसे आगे निकल गए कि वो जो है कि ये हर युद्ध क्षेत्र में अपनी तोपें ले जाकर पहुंच जाते थे। तो जहां हमारे बंदूकची या तीरंदाजी जो करने वाले थे वो एक को मारते थे, वहाँ तोपें 100-100 200 को एक ही गोले में दाग देती थी। तो ये स्थिति जो है कि बनती चली गई। फिर आप देखेंगे कि एक और वो तोपखाने का तो हुआ ही, लेकिन अब एक और यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग प्रारंभ हुआ। मतलब भारत में बंदूक की ही खोज या बंदूक आई ही बहुत बाद में, लेकिन 17वीं शताब्दी में ही आप देखेंगे कि यूरोप में बंदूकों का प्रयोग होने लग गया। तो बंदूक में क्या होता है कि बहुत दूर से किसी को मारा जा सकता था। तो इसलिए जो है कि आप देखेंगे कि तकनीक के क्षेत्र में मुगल यूरोपियों से पीछे थे, और पीछे होने का कारण यही था कि वो आप देखेंगे कि जब अंग्रेज आए तो वो इनको व्यापार से बाहर कर दिए। फिर बच्चों अगले देखें आर्थिक स्थिति। मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। आर्थिक विकास में तो प्रगति हुई, व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार हुआ, खेती बाड़ी में भी सुधार हुआ, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। देखिए बच्चों, हमेशा याद रखिए कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ चला या उससे आगे बढ़ा वही आगे जाकर आगे बढ़ पाया। अगर आप ये कहिए कि धन बल के या मानव बल के जो है कि ये वाहवाही करे कि नहीं हमारे यहाँ इतनी संख्या है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक कहते हैं ना कि अगर एक दिमागदार व्यक्ति है तो वो 100 लोगों को मार सकता है, लेकिन अगर जो है कि आपके पास 100 मूर्ख व्यक्ति हैं तो वो एक व्यक्ति को हरा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप ये जानिए कि यूरोपीय जो थे वो तकनीकी के क्षेत्र में बहुत आगे थे, कि मतलब उन्होंने जो है कि तलवार की खोज नहीं की, उन्होंने किसी खोज की, तोप की खोज की, जिससे एक गोला था कि कम से कम 8-10 लोग या 20 लोग मारे जा सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने हम तकनीक के क्षेत्र में हमसे आगे बढ़ गए। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था, मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते थे। बच्चों एक चीज़ और
ये तकनीकी के क्षेत्र में ही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी पिछड़े रह गए भारतीय क्या थे कि वो छोटे छोटे पैमाने पर घरों में जो है वस्तुओं का उत्पादन करते थे और उत्पादन करके व्यापार करते थे। लेकिन यूरोप में क्या होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ स्थापित हुई। अब जहाँ जो है कि हज़ार लोग कार्य कर रहे हो और लाखों करोड़ों कुंटल माल उत्पादित हो रहा है, उसकी तुलना आप कैसे अपने देश से कर सकते हैं? तो उसमें भी यूरोपीय आगे निकल गए। नतीजा यह हुआ कि कोई कारीगर चाहे कितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की रही। भाई आप हाथ से बुन रहे हैं, हाथ से बुनाई बहुत अच्छी नहीं होती है, जबकि आप मशीनरी से कोई काम करेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है या उच्च क्वालिटी का होता है, गुणवत्ता उसकी बेहतर होती है। तो यूरोपीय कंपनियों के जो माल थे या वस्तुएं थी वो भारतीय व्यापार में आके छा गई और भारतीय जो व्यापारी थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त होकर खेती का काम करने लग गए। 17वीं और 18वीं सदी में दादनी प्रथा का चलन हुआ। दादनी प्रथा ऐसी प्रथा थी बच्चों कि आपके पिताजी को कोई अगर जो है कि कह दे कि हम आपके पास जो खेत है उसके लिए हम आपको जो है कि पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप ये जो है कि चावल की खेती कीजिए और जो उसका दाम होगा या जो भी चावल उत्पादित होगा वो जो है कि चावल हमें सिर्फ बेचेंगे आप। मतलब समझे कि नहीं? अगर आपके पिताजी को कोई पैसा देता है और कहता है कि आप जो है कि हम आपको पैसा देते हैं और आप जो है चावल की खेती कीजिए और चावल की खेती करके केवल चावल आप किसके बेचेंगे, आप हमको बेचेंगे। तो इससे क्या होगा कि चावल का उत्पादन तो हो गया। अब पता लगा कि मैं पहले ही आपके पिताजी को पैसा दे दिया हूँ, तो आपके पिताजी को बाध्य करूँगा कि नहीं, आप चावल जो हमको 10 रुपये केजी नहीं, आप हमको 8 रुपये केजी दीजिए। तो पिताजी को आपको घाटा हो गया कि अरे ये तो हमारा जो है कि जबकि हम दूसरे व्यक्ति को बेचते तो वो 10 रुपये 12 रुपये केजी जाता। तो इस तरह से ये दादनी प्रथा जो है बहुत अच्छी नहीं थी, जिसके अनुसार देश विदेशी दोनों व्यापारिक कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और जब वे माल तैयार कर लेते थे तो उनसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। भाई आप मोहताज हमारे हो जाएंगे, तो यही स्थिति थी। इस परिस्थिति में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और अब भारत पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। बच्चों, जहां पहले भारत जो है वस्तुओं का ढेर सारा उत्पादन करता था, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, मसालों का सारा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यूरोप भेजी जाती थी। अब क्या हो गया कि भारत जो है वहाँ से यूरोप से जो माल, सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा या जो भी चीज़ें वस्तुएँ आती थी वो यूरोप से आती थी। भारत अपने यहाँ से कच्चा माल बेचता था, जैसे कपास बेच रहा है, नील भेज रहा है, ये सब अपने यहाँ से विदेश भेजता था और उसी का प्रोसेस करके वो हमारे यहाँ फिर ले आके बेच देते थे। तो इस तरह से जो भारत का उद्योग था वो चौपट हो गया और इसी कारण से अंग्रेजों ने इतने समय तक भारत पर शासन संचालित किया। इसे भी जानिए, उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ, इसलिए मुगल कालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ, किंतु मुगल कालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। ये जानिए बच्चों कि छापे खाने नहीं थे, लेकिन यूरोप में छापे खाने का विकास हो चुका था और भारत में लेखन मतलब हाथ से ही लिखा जाता था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लिखा जाता था। मुगल कालीन शासकों ने मदरसों तथा मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। अभी आप जानते हैं कि मदरसे आपके यहाँ आसपास होंगे, वहाँ शिक्षा मुस्लिमों के द्वारा दी जाती है। और अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। अकबर जो है वो तर्क विद्या, खगोल विद्या, आयुर्वेद मतलब चिकित्सा पर, दर्शन पर बहुत अधिक जोर देता था कि इससे क्या हो रहा था कि तकनीकी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन आप जानते हैं कि अकबर के अलावा और कोई ऐसा मुगल शासक नहीं था जो तकनीक को बहुत संरक्षण दिया या प्रोत्साहन दिया। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल आदि उगते ही नहीं थे। मतलब भारत में इनकी खेती ये भारत के नहीं है। आलू भारत से नहीं पैदा होता था कभी, कद्दू भारत में नहीं पैदा होता, टमाटर भी नहीं। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं।
जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए, लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। मतलब बहुत सारी सब्जियां यूरोपियों ने भारत में तो लेके आए, जैसे आलू, कद्दू, टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल, ये बाहरी देशों से भारत में आए, लेकिन भारत में भी बहुत सारी सब्जियां होती थी। ठीक, अब छापा खाना मतलब होता है प्रेस बच्चों, कि जहाँ किताबें, पुस्तकें, समाचार पत्र छपते थे उसे बोला जाता था प्रेस। ज्योतिष, ग्रहों एवं नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी बच्चों, जैसे ग्रह हो गया, नक्षत्र हो गया, उसके आधार पर जो टिप्पणी की, जो जानकारी इकट्ठी की जाती है, जो भविष्यवाणी की जाती है, वो ज्योतिषी। आज भी लोग देखेंगे कि हाथ दिखाते हैं कि आप बताइए कि भाई हमारा क्या भविष्य है या कैसे क्या है। स्थापत्य कला, इमारतों आदि के निर्माण की कला बोला जाता था। दरगाह जो है सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक। तो ये बच्चों जो है कि ये आपका ये अध्याय समाप्त हुआ, और ये प्रश्नोत्तर हम आपको बाद में करवा देंगे। नमस्कार, जय हिंद।